सुप्रभात विद्यार्थियों। हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत की खोज में चौथा अध्याय युगों का दौर पढ़ रहे थे और उसके हमने प्रश्न उत्तर देखे थे। आज इसमें से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न, उनको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुषाण काल में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी? इसका उत्तर है, कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। कितने संप्रदायों में बट गया था? दो संप्रदायों में। कौन कौन से? महायान और हीनयान। इसमें महायान शाखा के में अधिकतर राजा शामिल थे। कितने शाखाओं में बट गया था? कितने संप्रदायों में? दो संप्रदायों में, महायान और हीनयान। दोनों में मतभेद उठ खड़े हुए, समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाते थे। महायान के सिद्धांतों पर प्रचार चीन में हुआ तथा श्रीलंका और बर्मा के लोग हीनयान को मानते रहे। महायान का प्रचार कहाँ हुआ? चीन में। और हीनयान का श्रीलंका और बर्मा के लोग हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का शासन कब से कब तक था? इसका उत्तर है, चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े एवं शक्तिशाली राज्य पर शासन किया। इसके बाद 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर छोटा होता चला गया। अगला प्रश्न है, हूणों को किसने पराजित किया? हूणों को कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने पराजित किया। ये हर्षवर्धन है, थानेश्वर के पास इसने राज्य स्थापित किया था, हरियाणा में पड़ता है, और ये कन्नौज का शासक था। हूणों को कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने पराजित किया और उत्तर से मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन कवि व नाटककार था। उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ये जो हर्षवर्धन है बहुत शक्तिशाली राजा था और इसी के दरबार में वेनसांग है, चीन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था वेनसांग, और इस हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो कन्नौज के राजा कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक है। और हर्षवर्धन के दो पुत्र थे और इसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत नाटकों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उल्लेख कीजिए। भास ने 13 नाटक लिखे। कितने लिखे? 13 नाटक लिखे। अश्व घोष का नाटक प्राचीनतम है। कालिदास ने शकुंतला नामक नाटक लिखा। शूद्रक ने मृच्छकटिक नामक नाटक लिखा। और विशाख दत्त ने कौन सा लिखा? मुद्रा राक्षस नाटक लिखा। अगला प्रश्न है, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है? इसका उत्तर है, जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए। जावा और बाली के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो कहाँ से लिए गए? भारत से लिए गए। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई। कंबोडिया में वर्णमाला कहाँ से ली गई? दक्षिण भारत से ली गई। भारतीय वास्तुकला का प्रभाव अंकोर वाट और बोरोबुदूर की इमारतों पर दिखाई पड़ता है। भारतीय वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पर दिखाई पड़ता है? अंकोर वाट और बोरोबुदूर की इमारतों पर दिखाई देता है। भारतीय संगीत ने चीन और सुदूर पूर्व के अलावा एशियाई संगीत को प्रभावित किया। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की विशाल मूर्तियां हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में बताइए। गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं खोदी गई। उनमें भित्ति चित्र भी बनाए गए। इन चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। भित्ति चित्र यानी दीवारों पे जो चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। इनमें स्त्रियों के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई। एलिफेंटा की गुफाओं में, ये एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति, खंडित यानी टूटी हुई मूर्ति है, शिव नृत्य मुद्रा में
है, नाचते हुए, नृत्य यानी नाचते हुए मुद्रा में है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार पर प्रकाश डालिए। भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। भारत का कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। यह रेशमी कपड़ा भी बनता था। आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास अन्य देशों की तुलना में अधिक हुआ। दूसरे देशों में भारत के फौलाद और लोहे की बहुत कदर की जाती थी। दूसरे देशों में भारत के फौलाद यानी लोहे और फौलाद और लोहे की बहुत कदर की जाती थी। अगला प्रश्न है, कालिदास के बारे में क्या बताया गया है? कालिदास संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार था। यह माना जाता है कि वह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन? कालिदास। कहाँ था? उज्जैनी में था। वह दरबार के 9 रत्नों में एक था। अगला प्रश्न है, मेघदूत क्या है? मेघदूत कालिदास की एक लंबी कविता है। मेघदूत क्या है? कालिदास की एक लंबी कविता है। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया। वर्षा ऋतु में प्रेमी एक मेघ को दूत बनाकर, मेघ किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। बादल को दूत बनाकर अपना प्रेम संदेश प्रेयसी तक पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मृच्छकटिकम क्या है? इसका उत्तर है, मृच्छकटिकम एक संस्कृत नाटक है। यह शूद्रक द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया है? मृच्छकटिकम, शूद्रक द्वारा। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी, यह एक कोमल और बनावटी नाटक है। यह उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 11 है, लोकमंच का आधार क्या रहा है? लोकमंच का आधार भारतीय पुरा कथाएं यानी पुरानी कथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। इनका सरोकार नाटक के तत्व से अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते थे। प्रश्न नंबर 12 है, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा था, संस्कृत भाषा चाहे कितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत, पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 13 है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या लिखा? इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। प्रश्न नंबर 14 है, संस्कृत के प्राचीन कथाओं से समुद्री व्यापार के बारे में क्या पता चलता है? संस्कृत की प्राचीन कथाओं से, जो संस्कृत में जो पुरानी कथाएं लिखी गई है, उनमें समुद्री व्यापार के बारे में क्या पता चलता है? इनमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय बनाए गए जहाज़ों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज़ों के चिन्ह अंकित हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि विदेशों में अगर व्यापार होता था, इसका मतलब जहाज और जहाज़ों के माध्यम से होता था। और जहाज कहाँ बनते थे? जहाज उद्योग हिंदुस्तान में ही बनते थे, भारत में बनते थे। जो जहाज उद्योग है वो उस समय बहुत विकसित और उन्नति पर था। प्रश्न नंबर 15 है, अंगकोर वाट के मंदिर का वर्णन करो। इसका उत्तर है, अंगकोर वाट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरे और नहरें हैं। पोखर के तालाब होते हैं। इन पर पुल बने हुए हैं। वहाँ एक बड़ा फाटक है जिस पर वृत्ताकार सिर पत्थर में खुदा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप में मोहक और विचलित करने वाली है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की मूर्तिकला पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, भारत में गढ़ी गई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वेद किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल पाषाण मूर्ति है। पाषाण यानी पत्थर की
प्रतिमा है, प्रतिमा मूर्ति। इसका निर्माण कुषाण युग में हुआ था। बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? कुषाण युग में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस किस प्रकार की स्त्रियां दर्शाई गई हैं? भित्ति चित्र हैं, दीवारों पे जो चित्र बने हुए हैं उस पे कैसी स्त्रियों के चित्र दर्शाए गए हैं? इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां, बैठी हुई और खड़ी श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई स्त्रियां हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, भारत में प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग कैसा रहा? भारत में प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित रूप में रहा। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी वहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, पर यह रेशम चीनी रेशम से कम अच्छा होता था। यहाँ का रेशम चीनी रेशम से कम अच्छा होता था। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई। नील का आविष्कार हुआ, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। अगला प्रश्न है 20 का, खगोल शास्त्र के बारे में क्या बताया गया है? खगोल शास्त्र यानी चांद तारों आकाश गंगाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना खगोल शास्त्र है। इसका अध्ययन किया जाता है खगोल शास्त्र में। खगोल शास्त्र विज्ञानों में प्राचीनतम है। यह अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था। फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया जो अब भी प्रचलित है। जब लोग समुद्री यात्राओं पर निकलते थे तब खगोल शास्त्र का ज्ञान उनके लिए उपयोगी रहता था। अगला प्रश्न है, भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं का प्रयोग कैसे होता था? भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए ज्यामिति, बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा। शून्याङ्क और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 22 है, उज्जैनी का एक बार पुनः कैसे विकास हुआ? उज्जैनी हर्षवर्धन की सांस्कृतिक राजधानी थी, हमने पीछे पढ़ा था। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, अब उज्जैन, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनी। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म होती चली गई। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के प्रभुत्व विश्वविद्यालयों के नाम बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय, काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय और दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय। तो विद्यार्थियों, युगों के दौर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने करवा दिए हैं और पाठ को समझने के लिए ये प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे और परीक्षा के लिए भी, ज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी साबित होंगे। तो बातों को जानने के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बार बार इन वीडियो को देखें और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।